अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, कमेंट्स में करेक्शन आ गई। वीक 3 नहीं वीक 4 है। सही कह रहे हैं आप। मुझे असल में याद नहीं रहा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा जब बाद में पोस्ट हो जाएगी। अच्छा। अम, कल मैंने आपकी असाइनमेंट्स चेक की थी, तो उनमें से देख लेते हैं। कुछ अच्छी असाइनमेंट्स थी, कुछ ओके असाइनमेंट थी, और कुछ लोगों ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने ही कह लें कि उनकी अच्छी असाइनमेंट अच्छी थी। सीवी बनाना था असाइनमेंट का काम, लेकिन सीवी आपने बनानी थी HTML के टेबल्स को यूज़ करके। तो कुछ लोगों की वैसे बड़ी अच्छी सीवी बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने HTML के टेबल्स का लेआउट नहीं यूज़ किया हुआ था। तो इसलिए मैंने उनको मार्क्स कम दिए कि जो असाइनमेंट का रूल था वो फॉलो नहीं किया। लेकिन ओवरऑल उनकी सीवी अच्छी है। वो होस्ट कर सकते हैं किसी जगह पे, उसको दिखा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं। मैं वैसे असाइनमेंट में ये भी देता था कि बोनस पॉइंट्स इसके होते थे कि जो बंदा गिटहब के पेजेस पे या बिट बकेट के पेजेस पे अगर उसको होस्ट कर ले तो उसके बोनस पॉइंट्स होते हैं। लेकिन मैंने इस्तेफा नहीं किया क्योंकि कुछ एक तो लाइव करके दिखाने में ज़्यादा आसानी होती है, लोग ज़्यादा समझ जाते हैं। ऑनलाइन ज़रा इसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। अच्छा, असाइनमेंट्स में 2-3 आपको असाइनमेंट्स दिखानी थी, उन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में गला मेरा थोड़ा ख़राब है, वॉइस। अच्छा, ये किसी किसी का स्क्रीन का इशू आ रहा है। ये स्क्रीन मैंने बाद में भी देखी थी लेक्चर की रिकॉर्डिंग के बाद, तो मेरी उस वक्त भी सही आ रही थी, ठीक है। और मैं मोबाइल पे देखता हूँ। अच्छा, मैं वॉइस का इशू आपको अब सही आ रही है वॉइस? अच्छा, जो दूसरा मसला है स्क्रीन का, तो ये आप अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ये चेक करवा लें, इसको तो ज़रा सा अपग्रेड कर लें। या ऐसा करें कि जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं तब कोशिश करें कि जब आप इंटरनेट, अब मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो गया होगा वॉइस का इशू। अब आ रही है वॉइस आपको? अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जब आप लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तब ये देखा करें कि कोई और बंदा अपलोडिंग ना कर रहा हो या कोई और चीज़ ना कर रहा हो। तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप भी है ना, व्हाट्सएप भी बैकअप कर रहा होता है मैसेजेस वगैरह को, तो उससे आपकी बैंडविड्थ कम हो जाती है। तो जैसे ही बैंडविड्थ कम होती है, तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम होगी, क्योंकि उसने लाइव आना होता है, उसने बफर नहीं होना होता इतना ज़्यादा, तो लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जब आप क्लास ले रहे हो तो या तो घर में कोई है तो उनको थोड़ी देर के लिए अपना इंटरनेट ऑफ कर दें, मोबाइल और फ़ोन ऑफ कर दें, क्योंकि अगर वो कनेक्ट हुए भी होते हैं तब भी वो बैंडविड्थ ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी। या अपलोड स्पीड को ना इम्प्रूव करवा लें। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, घर में भी लोगों ने लगवाए हुए होते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो वो होते हैं फॉर एग्जांपल अगर 8 MB का आपने कनेक्शन लगाया हुआ है, तो उसकी जो अपलोड है ना, वो वैसे 8 MB के भी 3-4 टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है ADSL, ठीक है, उसकी जो अपलोड है वो 2 GB होती है, 2 MB होती है, ठीक है। तो वो 2 MB फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, मतलब 4-5 लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो आपकी जो स्ट्रीम होगी वो लो हो जाएगी, ठीक है। फिर होता है VDSL, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें वो जितना आपका मेन कनेक्शन है ना, उसकी आधी अपलोड स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल 8 MB का कनेक्शन होता है तो 4 MB की अपलोड स्पीड होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कह लें कि जो स्ट्रीम की क्वालिटी होती है वो बेहतर आती है, ठीक है। नहीं तो कोशिश कर लें कि अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पर्सनल पीसी है तो उसमें अपना मोबाइल का पैकेज लगा लें। बहुत सस्ते सस्ते पैकेज आ जाते हैं वैसे, एक एक वीक्स के, तो उसको इनेबल करा के भी आप लेक्चर देख सकते हैं।
अच्छा, ये स्ट्रीम यार्ड से मैं कर लूँगा, ये आज कल वैसे थोड़ा सा इशू हुआ है, कल से हम स्ट्रीम यार्ड से ही करेंगे। अच्छा, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें, फॉर्म का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। चलें, जब तक ये खुलता है असाइनमेंट्स खोल लेते हैं आपकी। अच्छा जी। अच्छा, 2-3 असाइनमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, वो ना मैं एज ए टेम्पलेट आपको शेयर भी कर दूंगा। ये थी। अच्छा, ये देखें, असाइनमेंट थी मेक योर ओन सीवी इन HTML यूजिंग टेबल्स। ठीक है, तो जिसने भी टेबल्स यूज़ करके असाइनमेंट बनाई है तो उसको मैंने मार्क्स ज़रूर दिए हैं। जिसने नहीं बनाई, वैसे जिसकी सीवी अच्छी थी, वो भी मैंने उसको भी कुछ क्रेडिट दे ही दिया। अच्छा, ये कुछ लोग थे जिनके मुझे फ़ोल्डर नहीं मिले, या जिनके मुझे कुछ मिला नहीं। जिस तरह से ये ई रोज़गार, ये गूगल ड्राइव था, ये गूगल ड्राइव का फ़ोल्डर खाली था। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ लोग थे, उन्होंने अपलोड नहीं की, तो मैंने उनको कमेंट में कर दिया। अच्छा, बाकी हमने जिन लोगों के मार्क्स देखे हैं, उनमें से एक सीवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मेरे ख्याल में यही थी। अच्छा, और भी कुछ सीवी थी जो अच्छी थी, उनको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ, ये सीवी थी, काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, ये 4-5 सीवी मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने असाइनमेंट कैसी करनी थी। और एक बड़ा मुझे मसला होता है कि डाउनलोड करनी पड़ती है, इनको चाहिए कि यहाँ पे HTML को रेंडर करके दिखा दिया करें। खैर, चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं सारों को। अच्छा, ये तो वो था, इसका प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में, और ये डाउनलोड भी नहीं हो रहा, तो इसको आपको दोबारा करना पड़ेगा। आप फाइल्स अपलोड कर दें ताकि मुझे वो नज़र आ जाए। अच्छा, ये सारे बंद कर देते हैं अभी के लिए। अच्छा, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पता नहीं कौन सी थी, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, पहले ये वाली देख लेते हैं। अब मुझे याद भी नहीं, काफ़ी सारी चक्की थी। हाँ, ये वाली सीवी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अब विजुअली अपीलिंग बहुत सारी सीवीज थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये विजुअलिंग सबसे अच्छी अपीलिंग थी, लेकिन इसने विजुअली अपीलिंग भी है, और इसने जो मैंने गाइडलाइंस दी थी उसके मुताबिक ही इसने काम किया। फॉर एग्जांपल, इसने टेबल बनाया हुआ है, उसको विड्थ दी हुई है। अच्छा, इसने टेबल और विड्थ, टेबल की हाइट और विड्थ इस आप कह लें कि स्टैटिक कर दिया। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मैं मोबाइल पे खोलता हूँ तब शायद ये उतनी फ्लेक्सिबल ना रहे जितनी अभी नज़र आ रही है। तो अगर आप मुश्तबा, अगर आप देख रहे हैं, तो इसको अगर आप परसेंटेजेस में स्टाइल देते, या अभी आगे जाके, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि इसको अगर मैंने रिस्पॉन्सिव बनाना हो मोबाइल के लिए, तो वो भी, उसमें भी आपको आसानी होती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कोड के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से ये बहुत अच्छी मुझे लगी सीवी। उसमें कुछ स्टाइल एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन उन्होंने जो ब्रेक डाउन है, और ये विजुअली भी अच्छी लग रही है। बाकी सारों ने क्या किया, बाकी सारों ने बस टेबल बनाया, उसके अंदर अपना नाम भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिल किया, 4-5 चीज़ें लिखी हैं, और
सीवी बना दी। तो ये काफ़ी अच्छी सीवी थी, ये मैं आप लोगों को स्लैक पे सेंड करता हूँ, बल्कि मैं चारों के चारों ना ये आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आप लोगों ने ना ये नाम भी बड़े अजीब तरीके से अपना नाम लिख देते सीवी पे, और जब भी आप वैसे मेल के अंदर भी किसी को भी अपनी सीवी सबमिट कराते हैं ना, तो अपनी सीवी का नाम जो है, या डॉक्यूमेंट जो भी आप नाम रखते हैं उसका अपना नाम, अपने नाम से ही नाम रखा करें, ठीक है। अच्छा, मैं बल्कि खुद रीनेम कर देता हूँ इसको, ये है मुज्तबा की सीवी है, ये वाली है मेरे ख्याल में, ये वाली है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सीवी हम देख लेते हैं। मुझे वो मुज्तबा की सीवी सबसे अच्छी, सबसे अपीलिंग लगी थी। उसके बाद एक और सीवी थी, अच्छा ये वाली देखें, ये वाली भी अच्छी सीवी है, लेकिन यहाँ देखें कि इस सीवी में और इस सीवी में फ़र्क क्या है, कि इस सीवी में आपको लग रहा है कि मेहनत हुई भी है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी सीवी है, मतलब बाकियों के हिसाब से देखें तो इसमें सारे काम सही किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब आप डिज़ाइनर है नहीं, लेकिन जब आप मार्केट रेडी काम करना चाहते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह से एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे देखें, ये आपने सीवी लिखा हुआ है, करिकुलम वाइटिंग। अच्छा, इसका सी का ऊपर वाला स्पेस देखें कितनी है और नीचे वाली स्पेस कितनी है। ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली तो सॉरी, हाँ हॉरिजॉन्टली तो ये सेंटर में है, लेकिन वर्टिकली देख लें कि ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस है और नीचे, सॉरी ऊपर थोड़ी कम स्पेस है और नीचे थोड़ी ज़्यादा स्पेस है। ये थोड़े थोड़े, अब ये जिस तरह से ये मार्जिन है, यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी आप इम्प्रूव कर सकते थे। ये सारी की सारी जो लाइन है, ये बिल्कुल एक साइड पे लगी हुई है, लेकिन वैसे ये वैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता डेवलपर से, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तब ये वाली चीज़ें भी आपको, इन चीज़ों का भी, ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के ही आप मतलब आप सही चीज़ बना सकते हैं, विजुअली अपीलिंग चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी अच्छी सीवी थी, और ये इन्होंने भी आ, उसी तरह से बनाई जिस तरह से मैंने कहा था, एक टेबल और उसके अंदर टेबल रख के और उसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई थी। ये सीवी भी बड़ी अच्छी से सीवी है। अच्छा, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं। क्या नाम है इनका, मलिक उस्मान। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये किसकी है, हाँ अब ये देखें, ये जो मोहम्मद इब्तिसाम है, इन्होंने पूरी जो जो भी कह लें कि रिक्वायरमेंट्स थी, उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके सीवी बना लिया। लेकिन जब आप मार्केट में काम करते हैं तो खाली रिक्वायरमेंट्स को नहीं आपने फॉलो करना होता, आपने ये भी देखना होता है कि विजुअली चीज़ जो है वो अच्छी लग रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि इन्होंने हर एक कॉलम में, फॉर एग्जांपल नेम के लिए इन्होंने एक सेल रखा है और उसमें नेम आगे में लिखा हुआ है, एक फादर के लिए एक सेल रखा है, उसमें आगे एक उसमें फादर नेम लिखा हुआ है, इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस तरह लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अगर ये एक ही सेल में लिख लेते हैं यहाँ पे और ये कॉर्नर में आ रहा होता तो वो ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगता। और ये जो बॉर्डर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो इमेज का बॉर्डर लगाया हुआ है, ये इतना अपीलिंग नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऊपर देखें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक साइड पे आ रही है और ये लेआउट इतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आप कह लें टेक्निकली इनकी जो असाइनमेंट है वो परफेक्ट है, जो जो डिस्क्रिप्शन की लिखी हुई थी उसके हिसाब से उन्होंने, इनफैक्ट इनका कंटेंट भी ज़्यादा लिखा हुआ है, कंटेंट भी इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन एक्सपेक्ट एलिमेंट के हिसाब से थोड़ा सा ये पीछे, मैं कहूँगा कि ये उस हिसाब से थे। और यही चीज़ आपने भी जो बाकी सारे लोग हैं उनने भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब टेक्निकली तो हम चीज़ों को सीख लेंगे, लेकिन उनको विजुअली भी प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी, इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर दूँ। इनको सारों को आपने स्टडी ज़रूर करना है। अच्छा, अच्छा ये सीवी काफ़ी अच्छी सीवी है। यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल इसमें कोई कह लें एक्स्ट्रावेगेंट कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन जो मैंने गाइडलाइंस दी हुई थी वो सारों को फॉलो किया हुआ है, और देखें विजुअली भी बहुत
सिंपल और बहुत अच्छी लग रही है, कोई स्टाइल एलिमेंट नहीं यूज़ किया हुआ और ये काफ़ी अच्छी सीवी लग रही है। ठीक है, तो ये भी आप कह लें कि ये भी काफ़ी अच्छी सीवी बनी हुई है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सीवीज़ जो हैं ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ। इसको मैं, अच्छा इस वाली को शेयर नहीं करता, इसमें इंफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है पर्सनल, तो बाकी सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सारों के कोड को स्टडी करें, देखें कि इन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कि टेबल्स को हम यूज़ करके डिज़ाइन किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, देख लेते हैं। अच्छा जी, हाँ ये मैंने शेयर कर दिया। अच्छा नुमान, ये मुझे पता है कि कब क्या करना है, असल में शुरू में लोग नहीं आए हुए होते, एंड पे फिर कुछ लोग दरमियान में ज्वाइन करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। और काफ़ी लोगों ने, मतलब अब ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने HTML टेबल्स को यूज़ किया था, काफ़ी सारे लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं था कि करना क्या है। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें, अब आपको मार्केट रेडी चीज़ ना बनानी आती हो तो ऑनलाइन आप कह नहीं सकते किसी को कि मुझे आप काम दे दें। CV HTML से वर्ड में कर नहीं सकते आप, लेकिन HTML टू वर्ड कन्वर्टर आपको मिल जाएंगे काफ़ी, जिनको आप यूज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी आपकी ड्यू डेट दूसरी असाइनमेंट की आज है, तो कोशिश करें कि आज आप दूसरी असाइनमेंट को कंप्लीट कर लें और उसको हम देख लें। ठीक है, अच्छा हम कल हमने बात की थी रिस्पॉन्सिव लेआउट पे, और कल हमने थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का एक पेज बनाया था। पहले मैं पेज दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अच्छा ये बनाया था हमने शायद। अच्छा, अब ये कर क्या रहा था, ये सिंपल सा मैंने बूटस्ट्रैप बताया था, जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया तो उसको ये दिखा रहा था। हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जो डिफरेंट साइजेस के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करें। तो यहाँ पे देखें, ये जिस तरह से मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो अगर मैं इन 3 कॉलम्स को सॉरी, अगर मैं अपनी व्यू पोर्ट को या अपने पेज को रीसाइज करता हूँ, तो आप देखें कि ये मेरी वेबसाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो 760 वाली रेजोल्यूशन है उसके लिए डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी, और 768 से जो बड़ी रेजोल्यूशन है उनके लिए ये डिफरेंट तरीके से, वही कोड है और डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि मैंने इसके लिए क्या किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसके लिए कुछ खास चीज़ नहीं की। यहाँ पे देखें, ये style.css में भी कुछ नहीं है, अगर मैं वो हटा के भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 मेजर काम किए हैं। ठीक है, एक मैंने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया है। ठीक है, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कैसे किया मैंने, बूटस्ट्रैप को इंक्लूड इस तरीके से किया मैंने। ठीक है, ये लिंक, रेल और स्टाइल शीट, जिस तरह मैं href में style.css का एड्रेस डाल देता हूँ, इसी तरह मेरे पास इंटरनेट पे किसी लोकेशन पे एक स्टाइल शीट पड़ी हुई है, जिस स्टाइल शीट में सारी बूटस्ट्रैप कोड हुई हुई है। ठीक है, तो मैं ये लिंक जब भी डालता हूँ तो मेरी बूटस्ट्रैप की CSS काम करने लग जाती है। ठीक है, बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट भी होती है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। तो ये काम करने से मेरे पास बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद नीचे देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये 3 कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ ए डमी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रो बना ली है और उसके अंदर 3 कॉलम्स बना लिए हैं। ठीक है, 1 2 3, और उनको
को मैंने क्लास असाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये वाली जो क्लासेस हैं इनके असाइन होने से ये वाली सारी सारा जो जादू सा हो रहा है, वो सारा जादू जो है, वो सारा जो कह लें कमाल है, वो इन क्लासेस का है, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्लासेस हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस जगह पे कौन सी क्लास लगानी है, किस किस क्लास का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट कौन सी है जहाँ से हम बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे? वो है getbootstrap.com। चलिए मैंने सर्च कर लिया, ये है getbootstrap.com, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और समरी में भी लिखने लगता हूँ मैं। You can get and learn bootstrap from getbootstrap.com। अच्छा, अब ये है ऑफिशियल वेबसाइट बूटस्ट्रैप की। ये वेबसाइट खोलेंगे ना आप अपने मोबाइल पे ना खोलिएगा इसे, क्योंकि मोबाइल पे खोलने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि कोडिंग वगैरह आपने दूसरी जगह पे करनी है। अच्छा, यहाँ पे दो वर्जन हैं, एक थ्री, एक जो हमारे काम के लिए वो 3 वर्जन है और एक 4 वर्जन है, ठीक है। इन 3 और 4 वर्जन में के ऊपर डिफरेंस क्या है, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम चलें लेटेस्ट वाले पे। वैसे तो ज़्यादातर वेबसाइट्स में वर्जन 3 ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये जब हम ग्रिड सिस्टम पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको समझ आ जाएगी, फिर मैं ये आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लेकिन हम चलें इसको 4 को ही देख लेते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि जब भी आपने कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या कोई पुराना प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको आपने बूटस्ट्रैप पे लाना हो, तो अभी 3 ही इस्तेमाल करें आप, वर्जन 3, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउज़र कंपेटेबल है इससे। पुराने ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी का ना अक्सर इशू आता है, ठीक है। जो 4 वाला वर्जन है वो काफ़ी लेटेस्ट ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, तो अक्सर क्रॉस ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी में कहीं कहीं पे इशू आ जाता है। इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर बड़ा क्लाइंट होगा कोई तो वो 3.4 ही यूज़ करेगा वर्जन उसका, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने का मैंने आपको बताया था, ये पहले पेज के ऊपर ही ज़रा नीचे जाएंगे ना, तो 2-3 तरीके हैं बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के, बल्कि यहाँ पे तो एक ही तरीका लिखा हुआ है। हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो ज़्यादा तरीके आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अभी, साथ ही मैं आपको और लिंक्स भी बता देता हूँ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, एक मिनट ज़रा मुझे देखने दें। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम? अच्छा, कोई क्वेश्चन है पहले तो वो देख लेते हैं। अच्छा, ये मिस आपकी मेरे ख्याल में सारों सीरीज़ के नीचे मैंने कमेंट्स लिख दिए हैं। बाकी आप देख लें, जिनके कमेंट्स नहीं लिखे हुए वो मेरे से पूछ लें, वो मैं उनको बता दूंगा। अच्छा जी, अच्छा कहाँ पे थे हम? अच्छा अच्छा, अब बूटस्ट्रैप को ना इंक्लूड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहले हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने की बात कर लेते हैं, बाद में हम आगे बूटस्ट्रैप को देख लेंगे कि बूटस्ट्रैप काम कैसे करती है। एक तरीका तो कल उसका थोड़ा सा मैंने आपको पार्ट बता दिया था, ठीक है। एक तरीका मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ आप CSS कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएं, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ये बता देगा आपको कि क्या क्या कुछ कॉपी करना है, ठीक है। CSS का तो आपको पता है कि CSS कैसे इंक्लूड करनी है। जिस तरह से ये CSS है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैंने
यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हेड के अंदर यहाँ पे हम CSS डाल देते हैं। अच्छा, अब खाली जो बूटस्ट्रैप है वो थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी काम करता है। जावास्क्रिप्ट को अभी हमने टच नहीं किया, आप ऐसे ही समझ लें जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ब्राउज़र के लिए। तो कोई भी आप फंक्शनैलिटी वगैरह देखते हैं, कोई भी हरकत शरकत होती है यहाँ पे, या बटन दबाने से कुछ फैंसी से काम होते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का यूजुअली तरीका ये होता है, अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ, यहाँ से कॉपी का बटन है, वैसे कॉपी का बटन से ये सारी कॉपी हो जाएंगी। आप स्क्रिप्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे रख लिया करें, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैं getbootstrap.com पे गया हूँ और डॉक्यूमेंटेशन पे गया हूँ, ठीक है। आप वर्जन 4 पे जाते हैं या वर्जन 3 पे जाते हैं, वर्जन 3 का भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे CSS का लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों मैंने CSS मैंने हेड के ऊपर कॉपी कर देनी है, और जो जावास्क्रिप्ट है मैंने डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर कॉपी कर देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी जावास्क्रिप्ट इंक्लूड हो गई, ठीक है। मैं वर्जन 3 का भी दिखा दूँ। वर्जन 3 पे जाएं आप, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। यहाँ से आपने ये चीज़ें कॉपी करके वहाँ पे रख देनी, ठीक है। अभी हम दोबारा 4 पे चले जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे, और ये गेट स्टार्टेड पे आ गया। अच्छा, लेकिन इसका मसला क्या होगा, ये तरीका तो बहुत आसान है, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका ये है। लेकिन इसका मसला क्या है, इसका मसला ये है कि यहाँ पे देखें ये क्या होगा, ये इंटरनेट से चल रहा है। जैसे ही आपका इंटरनेट बंद होगा, आपके कह लें कि जो भी बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब ये एक मैं और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ी सी आपको आइडिया भी हो जाएगा और ये फाइल लोड कैसे होती है। मैं यहाँ पे ना इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल रहा हूँ। अगर आपके पास आपने ये वाला काम कर लिया, आप तब भी इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लें। इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे जाएं आप नेटवर्क पे, ठीक है, और इसको मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें, अब ये नेटवर्क वाला एरिया करता क्या है, ये नेटवर्क वाला एरिया मुझे बताता है कि कौन कौन सी फाइल लोड हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं ऑल पे चला जाऊँ तो ये, अच्छा JS की फाइल अभी नहीं लोड हुई, इसको मैं JS की फाइल क्यों नहीं लोड हो रही, इसको मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब मेरे पास सारी फाइल्स लोड हो रही हैं, ठीक है। बॉडी के टैग के अंदर लिखा है मैंने JS की फाइल को, तो वो बॉडी का टैग क्लोज होने से पहले वो वाली फाइल्स लोड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास खाली थी index.html जो ये वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है, style.css, ठीक है, फिर bootstrap.min.css, फिर jQuery, popper min.js, ठीक है, और फिर bootstrap की JS। ये सारी फाइल इंक्लूड हो गई हैं इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, अब इंटरनेट के थ्रू इंक्लूड हुई है, इसका मतलब है कि ब्राउज़र तो चलता रहता है इंटरनेट के बगैर, लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इनका ये वाला जो बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा इसको डाउनलोड करने का, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पे आएंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप, डॉक्यूमेंटेशन और डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपाइल्ड CSS और JS इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं लिंक दे देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं। You can either include bootstrap from CDN or you can download the files from, मैं यहाँ पे आपको लिंक देता हूँ, ठीक है।
इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि आपने कंपाइल्ड CSS और JS फाइल ही डाउनलोड करनी है। यहाँ पे डाउनलोड सोर्स कोड भी है। हमने सोर्स कोड हमने कंपाइल नहीं करनी, हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी, कह लें कि हमने मॉडिफाई नहीं करना बूटस्ट्रैप को। जैसी बूटस्ट्रैप है हमने उसी को यूज़ करना है। तो आपने खाली कंपाइल्ड CSS एंड JS फाइल्स डाउनलोड करनी है, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप को, डाउनलोड हो गई, और इसको मैं अपने फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। इसके अंदर देखें CSS की फाइल है और JS की फाइल है। अच्छा, मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे दोबारा। डाउनलोड कर लिया, और कहाँ पे था, place the downloaded folder into your web directory ठीक है। जहाँ जिस HTML फाइल के साथ आपने बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करना है, उसके अंदर ही आपने ये फोल्डर को पेस्ट कर देना है, प्लेस कर देना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर आपने क्या करना है, ठीक है, फाइल पाथ को आपने सही करना है। अच्छा, फाइल यहाँ पे लिंक करना है आपने, सॉरी, लिंक करना है डॉक्यूमेंट्स को, फाइल पाथ सही करना कह रही है। लिंक द CSS and JS files to the document, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला काम कैसे होगा ये देखें ज़रा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरे पास ना आए, इंटरनेट से ना आए, जो मैंने नया फोल्डर डाउनलोड करके रखा है यहाँ बूटस्ट्रैप का, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है, उसका नाम मैंने रीनेम कर लिया बूटस्ट्रैप। इसके अंदर CSS की फाइल पड़ी है, यहाँ पे bootstrap.css है, bootstrapmin.css है। ये मिनीफाइड CSS होती है, इसके अंदर स्पेस वगैरह रिमूव होती है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमने bootstrap.css इंक्लूड करनी है, और यहाँ से हमने क्या करनी है, यहाँ से मैंने bootstrap.js करनी है, और bootstrapmin.js है। popper.js और jQuery अभी हमने डाउनलोड नहीं किया, उसका भी यही स्टेप होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ लिंक href, और यहाँ से मैं href में जो भी लिखा हुआ है उसको मैं इंटेग्रिटी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये, अच्छा, इंटेग्रिटी और क्रॉस रीजन यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं जब मैंने बाहर से चीज़ मंगानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर CSS का फोल्डर है, और उसके अंदर फिर मेरे पास bootstrap.css लिख लें या bootstrap.min.css लिख लें, एक ही बात, ठीक है। तो जहाँ पे bootstrap.css पड़ी हुई थी वो लिंक मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट को दे दिया। अब मेरे पास ये वाली बूटस्ट्रैप चलने लग पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए बूटस्ट्रैप को चलाने के, ठीक है। अब हम जाते हैं बूटस्ट्रैप के कंटेंट की तरफ। अच्छा, लेआउट की तरफ, सॉरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हैं तो बता दें।
स्क्रीन ब्लर है अभी भी, मेरे ख्याल में तो मेरे पास सही आ रही है। चलें कल हम स्ट्रीम यार्ड के थ्रू ही लाइव करेंगे लेक्चर को। अच्छा कहाँ पे थे हाँ, हम ये शुरू करने लगे थे। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप क्या करता है, अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, तो बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं। ये बूटस्ट्रैप आपके पास डाउनलोड होगी। यहाँ पे देखें bootstrap.css, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी होंगी। जिस तरह कल हमने कहा था, कल हमने क्या लगाया था, डॉट कॉल क्लास लगाई थी। अच्छा, कॉल स्पेस, ये वाली क्लास लगाई थी ना, डॉट कॉल 1, डॉट कॉल 2, डॉट कॉल 3। ठीक है, रो कॉल्स 3, रो कॉल्स 4, रो कॉल्स 5। ठीक है, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। अच्छा, अगर आपको याद हो कल का लेक्चर, मैं खोल लेता हूँ बल्कि CSS W3 schools, यहाँ पे था हमारे पास एडवांस CSS रिस्पॉन्सिव, और इसमें था CSS ग्रिड व्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, इसमें हमने कहा था कि हम इस तरह की क्लासेस बनाएंगे, ये वाली। ठीक है, डॉट कॉल 1 इसकी विड्थ थी 8.33%, डॉट कॉल 2 8.33 प्लस 8.33 16.66। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, डॉट कॉल 1 इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या है 8.33, डॉट कॉल 2 इसकी मैक्सिमम विड्थ क्या है 16.66। ये कैसे आया, 8.3 प्लस 8.3 16.6। अच्छा, 16.6 प्लस 8.3 25। ठीक है, इसी तरह डॉट कॉल 4, डॉट कॉल 5, और ये यहाँ तक जाते हैं हमारे पास डॉट कॉल 12 जिसकी वैल्यू है 100%। यहाँ पे देखें, डॉट कॉल 12 इसकी वैल्यू है 100%। ठीक है, तो ये सिंपल क्लासेस हैं। ठीक है, उसमें इसमें है भी कोई ख़ास बात नहीं। हमने कल एक और ये देखें, कॉल SM है, SM वगैरह ये क्या करते हैं, ये भी हम आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे असल में CSS क्या है, सॉरी बूटस्ट्रैप क्या है, ये सारी ये वाली CSS की फाइल है। ठीक है, ये फाइल कहाँ तक जाती है, इसको मैं एंड तक लेके जाता हूँ। तो इसमें आप कह लें कि चाहिए इसका एंड यहाँ पे एंड तक लेके जाता हूँ। ये काफ़ी बड़ी है फाइल, मतलब आप कह लें कि 10,000 11,000 इसमें CSS के रूल्स हैं। ठीक है, वही ओवरराइडिंग ओवरलैपिंग रूल्स हैं कि अगर ये वाला केस हो जाए तब क्या हो, ये वाला केस हो जाए तो तब क्या हो। ठीक है, और ये बूटस्ट्रैप ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने ये जो ये वाली क्लासेस हैं, जिस तरह नैव बार है, डॉट कंटेनर है, बॉडी है, ये वाली क्लासेस यूज़ करनी है हमने। ठीक है, हम ये वाली क्लासेस यूज़ करेंगे, खुद ही से वो वाला सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम, कोई और क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने स्लैक पे शेयर कर दिए CV। ठीक है, बूटस्ट्रैप CSS बहुत यूज, जो CSS बूटस्ट्रैप है वो CSS का ही फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप खुद, मतलब बूटस्ट्रैप और CSS अलग अलग चीज़ें नहीं है। CSS का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं ये बूटस्ट्रैप है। सर CSS में जो फ्लेक्स है वो क्या काम करता है, यार आप आगे आगे दौड़ जाते हैं, कुछ लोगों को CSS की भी नहीं समझ आती। अच्छा, किसी ने पूछा ये जो लिंकिंग है इसको दोबारा समझा दें। तो लिंकिंग का ये वैसे मैंने, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप वैसे स्लैक से देख सकते हैं, नहीं तो गेट बूटस्ट्रैप पे जाएं, getbootstrap.com, ये जो मैंने लिंक दिया आपको, यहाँ से या तो आप
जो CDN है वो डाउनलोड, CDN गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे आप, तो ये CSS का लिंक है और ये JS का लिंक है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इस तरह से काम कर लें, नहीं तो डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इन चीज़ों को आप इंक्लूड कर लें, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ना कुछ क्लासेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आपको दिखा देंगे। कल हमने कुछ क्लासेस पढ़ी थी, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले है कंटेनर। अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर्स आर द मोस्ट बेसिक लेआउट। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि किसी की अगर स्क्रीन ब्लर है तो उसको भी नज़र आ जाए। Containers are the most basic layout elements in Bootstrap and are required when using our default grid system. Containers are used to contain, pad, and sometimes center the content within them. While containers can be nested, most layout do not require a nested container. अच्छा, अब कंटेनर क्या होता है? कंटेनर हम यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को कंटेन करने के लिए, कभी सेंटर करने के लिए, पैड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप डालते हैं बॉडी के अंदर वो यूजुअली कंटेनर होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी जो बॉडी को मैंने क्लास दी है वो सॉरी जो बॉडी को मैंने क्लास दी है वो दी है मैंने कंटेनर की, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड ये क्लास है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर कौन कौन से कंटेनर होते हैं। अच्छा, पहला है बूटस्ट्रैप के अंदर सिंपल डॉट कंटेनर क्लास। यह कंटेनर हम यूज़ किस तरह से करेंगे? कंटेनर हम यूज़ करेंगे सबसे ऊपर बॉडी के साथ, या जो भी मैंने कंटेंट डालना है उसको, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर चीज़ होगी वो कंटेनर होगा, ठीक है। कंटेनर खुद कुछ नहीं करता यूजुअली, ये मैं ऐसे डिव को देता हूँ जिसके अंदर कोई कंटेंट पड़ा हो, कोई इमेज पड़ा हो या कुछ भी चीज़ पड़ी हो एक जगह पे। तो सबसे पहले हमने शुरू कहाँ से करना है? कंटेनर से शुरू करना है। अच्छा, अब कंटेनर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है सिंपल कंटेनर, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कंटेनर फ्लूइड किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ सिंपल कंटेनर, ठीक है, क्लास कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें क्या हुआ है कि ये एक सेट साइज में आ गया, ठीक है। इसके लेफ्ट पे भी पैडिंग आ गई है और इसके राइट पे भी पैडिंग आ गई है, मार्जिन आ गया, सॉरी। अब मैं इसको देखता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें, अब ये कंटेनर क्लास क्या कर रही है? इसने कहा है कि मैक्स विड्थ जो है वो 1440 पिक्सल हो जाए। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये कंटेनर है, कंटेनर, ठीक है। ये क्लास ये मैंने खोला है ना यहाँ से, ठीक है। अब ये कंटेनर क्लास क्या कह रही है? ये बूटस्ट्रैप से आ रही है, .grid.scc, ये बूटस्ट्रैप की है, ठीक है। कंपाइल्ड है ये इसको। अच्छा, ये क्या रही है कि मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल हो। जब ये मेरी मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल है तो तब क्या करे कि जो मेरा कंटेंट है या जो मेरा डिव है, ये जो मेरी बॉडी है, इसकी विड्थ क्या हो? इसकी विड्थ हो 1140। अच्छा, अगर मैं नीचे देखूँ ये वाली अनचेक हुई हुई है, लेकिन ये कह रहा है जब 992 पिक्सल हो तो इसकी विड्थ 960 पिक्सल हो जाए। मैं आपको रीसाइज करके दिखाता हूँ। हो नहीं रहा रीसाइज। अच्छा, ये देखें 900 पिक्सल करता हूँ मैं, ये तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी, ठीक है। ये देखें 998 है, 990 करता हूँ मैं तो इसकी विड्थ जो है ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है? कंटेनर क्या करेगा कि उसके पास स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो आप कह लें कि काम करता है। अच्छा, ब्रेक पॉइंट्स मेरे ख्याल में नीचे ऊपर ब्रेक पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे आए हुए होंगे ब्रेक पॉइंट्स। इसको यहाँ पे देख लेते हैं।
ब्राउज़र एंड डिवाइसेस में होंगे। अच्छा, ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे इतना अच्छे एक्सप्लेन नहीं हुए, वहीं पे एक्सप्लेन, वहीं से मैं आपको बता देता हूँ लेआउट से ही। अच्छा, अब ये ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? हमने कल CSS बनाई थी एक, style.css, यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे होंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे मैक्स विड्थ लगाया था 600। तो ये 600 क्या है? ये एक ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह बूटस्ट्रैप ने अपने ब्रेक पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स हैं ये वाले, एक है एक्स्ट्रा स्मॉल, एक है स्मॉल, एक है मीडियम, एक है लार्ज और एक है एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? ये विड्थ के हिसाब से स्क्रीन साइजेस है। एक्स्ट्रा स्मॉल क्या है? 576 पिक्सल से जो भी स्मॉल होगी स्क्रीन, उसको मैं कहूँगा ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है। जो 576 पिक्सल से बड़ी होगी लेकिन 768 पिक्सल से स्मॉल होगी, तो उसको क्या कहूँगा मैं? स्मॉल साइज है। फिर मीडियम आ जाएगी, MD, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। मेरे ख्याल में ये कहीं दिए भी होंगे, ये दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसी में नीचे लिखे हुए थे, मैं इनको आगे ढूंढ रहा था। अच्छा, ये ब्रेक पॉइंट्स आ गए। अच्छा, इसको मैं ना आपको यहाँ पे जनरल में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा साइजेस, बल्कि हम इसको एक डॉक्यूमेंट में लिख भी लेते हैं, ठीक है। बल्कि समरी में लिखते हैं, साइजेस फॉर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स and their names are as follows. Different, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन सा है? एक्सेस, और ये किसके लिए है? ये है 300 पिक्सल से कम के लिए, सॉरी 576 पिक्सल से कम के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? स्मॉल डिवाइस, SM, ठीक है। ये 570 SM ऐसे लिखते हैं इसके, कि ये 576 PX से बड़ा है SM, और 768 पिक्सल से छोटा है, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इस एक्सेस को भी बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 768 पिक्सल से बड़ा होगा, जो भी अगला होगा चाहिए, उसको हम कहते हैं मीडियम डिवाइस, ठीक है। और 968 है शायद, देख लेते हैं इसको एग्जैक्ट, 992 है, सॉरी
992 पिक्सल से छोटा है, ठीक है। इसी तरह जो अगला होगा वो 992 पिक्सल से बड़ा होगा, इसको हम कहते हैं लार्ज डिवाइस। सॉरी, अच्छा ये इसको हम कहते हैं कंट्रोल पी लार्ज डिवाइस LG, और ये छोटा होगा 1200 पिक्सल से, ठीक है। अब 1200 पिक्सल से जो भी बड़ा होगा उसको हम कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस है। अच्छा, मैंने साइन उल्टे लगा दिया, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, एक्सेल, और ये आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, ये साइन भी रिवर्स होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एक्सेस, SM, MD और LG, ठीक है। लेक्चर के बाद इनको दोबारा देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दी। और तो ये डिफरेंट साइज के लिए मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। एक्सेस, SM, MD, LG और एक्सेल, ठीक है। तो कंटेनर भी क्या करता है, कंटेनर भी इन्हीं साइज को फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन होंगे काफ़ी सारे। अच्छा, अभी तक कोई नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक मैंने आपको बताया था कंटेनर, दूसरा क्या था, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। अब कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, कंटेनर फ्लूइड ये काम करता है कि फॉर एग्जांपल ये है ना, ये अभी मैंने लगाया हुआ है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट पे क्या लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट पे लगा हुआ है कंटेनर, ठीक है। इसको मैं जब रीसाइज करता हूँ तो जो भी ब्रेक पॉइंट आता है उस ब्रेक पॉइंट के बाद ये अपना साइज जो है वो चेंज कर लेता है, जो मार्जिन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, हमेशा यहाँ पे पैडिंग रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कंटेनर फ्लूइड करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये हमेशा मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम विड्थ जो होगी इसकी 100% रहेगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, इसकी मैक्सिमम विड्थ 100% है। मैं इसको, ये हमेशा बॉर्डर के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसी तरह मैं कंटेनर के साथ इस तरह से MG लगा सकता हूँ कि MG तक वो कंटेनर बिहेव करेगा, और उसके बाद सॉरी MD होगा, ठीक है। ये MD तक इसी तरह ही है, इसको मैं रिफ्रेश से सकता हूँ, ठीक है। MD के बाद ये, MD के बाद देखें ये साथ में ही मीडियम डिवाइस, ठीक है। उसके बाद ये कंटेनर फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। MD के बाद, MD से मैं बड़ा करूँगा तो इसमें ये कंटेनर की तरह बिहेव करेगा, और MD से छोटा करूँगा तो ये बॉर्डर के साथ ही लगा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जनाब कंटेनर, ठीक है। कंटेनर की भी 3 टाइप्स हमने देख ली हैं, एक सिंपल कंटेनर, एक कंटेनर फ्लूइड, और एक कंटेनर और उसके आगे जो भी ब्रेक पॉइंट लगाना होगा मैंने, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिए, ये मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ समरी के अंदर। अच्छा, अब चलते हैं आगे। इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से चलते हैं, कंटेनर देख लिया हमने, कंटेनर फ्लूइड देख लिया, रिस्पॉन्सिव देख लिया, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स देख लिए, ठीक है। इसको दोबारा देख लीजिएगा। अब आते हैं ग्रिड के ऊपर।
ये ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि जो भी पेज होगा उसके हमने 12 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम विड्थ होगी। फॉर एग्जांपल एक्सेल में हम 12 कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये 12 कॉलम्स का ग्रिड किस तरह से काम करेगा ये हम आप यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले कोई सवाल है तो वो बता दें। अच्छा, मोस्टली ना आप कंटेनर यूज़ करते हैं अनलेस आपको पता हो। ये डिफरेंट आपको खुद ही पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फुल स्ट्रेच आपने इमेज डालना है, फुल स्ट्रेच स्लाइडर है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे। अगर फुल स्ट्रेच नहीं है, मतलब साइडों पे पैडिंग है दोनों साइडों पे, तो आपने क्या यूज़ करना है, कंटेनर यूज़ करना है। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कंटेनर यूज़ करना है या कंटेनर फ्लूइड यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम देखते हैं। कल हमने ये देख लिया था कि जब भी मैंने बनाना है तो सबसे पहले सबसे ऊपर मैं कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बॉडी को ही कंटेनर दे दिया है, जो सबसे ऊपर आप कोई भी कंटेनर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनाएंगे, उसके बाद आप एक रो बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रो के बाद क्या बनाना है, रो के बाद आपने कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होगा रोज आर रैप्ड फॉर कॉलम्स, ठीक है। जिस तरह से कंटेनर रैप करते हैं मेरे कंटेंट को, उसी तरह जो रोज होती हैं वो एक कॉलम को रैप करती हैं, ठीक है। जब भी मैं एक रो की क्लास बनाऊंगा, इस रो में कितने कॉलम्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 12। 12 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 12 से अगर मैंने कोई और कंटेंट ऐड करना है तो उसके लिए मैं नई रो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ड्राइंग बोर्ड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेज है। सॉरी, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले आप कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर आपका सारा कंटेंट आना होता है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, 12 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है आपने पेज को। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक लाइन में 12 है, कौन सा दूसरी लाइन के 12 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए रोज बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह टेबल में हमने किया था, टेबल में हम क्या कर रहे थे, पहले रोज बनाते हैं उसके बाद कॉलम्स असाइन करते हैं। तो ये R1 हो गई मेरे पास, ये R2 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो जितनी भी रोज बनाऊंगा, और एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर वगैरह डालनी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं कॉलम साइज दे दूंगा 3, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके 12 कॉलम पूरे करूंगा, फिर अगली रो पे जाऊंगा, फिर इसके 12 कॉलम पूरे करूंगा, फिर अगली रो पे जाऊंगा। तो इस तरह से मैं कोई भी मैंने लेआउट डिज़ाइन करना होगा, सबसे पहले मैं पेपर पे बनाऊंगा कि ये कितनी जगह पे आएगी, ये कितने परसेंटेज जगह पे आएगी, फिर उसके बाद उसको फिल करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कंटेनर, इसको मैं सी लिख देता हूँ। फिर रो आ गई आपके पास, और ये फिर कॉलम्स आ गए 12, ठीक है। इसी तरह हमने किया है। जिस तरह से अब मैंने इसके अंदर नई रो डालनी है, ये मैंने आपको कल दिया हुआ था। उसी को कोड को खोल लें दोबारा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और रो डालता हूँ, ठीक है। इसी को बल्कि एक मैं नई रो डाल देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव क्लास, इसको दूंगा रो, ठीक है। आप देख रहे हैं सारी बूटस्ट्रैप मैं किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रहा हूँ क्लासेस के थ्रू। अब ये रो, इस रो का मतलब है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ROW, खाली रो नहीं है, खाली रो, ये आ जाएगी। ये मैं असल में काफ़ी नीचे आया हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ।
ठीक है, ये आ गई रो। ठीक है, तो ये सिंपल सी रो है, कुछ भी नहीं है इसमें, खाली मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट है और डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, इसकी वजह से रैप हो जाता है ये। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर में एक ही कॉलम रखना है मैंने। ठीक है, एक ही कॉलम रखना है तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बना लेता हूँ और उसको डिव को क्लोज करते हैं हम, और डिव के अंदर मैं लिखता हूँ क्लास, और क्योंकि मैंने एक ही कॉलम बनाना है तो इसको मैं कॉलम 12 कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज ए सिंगल सेल ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, ऊपर 3 सेल बने हुए हैं क्योंकि मेरे पास इसको 4 इंटू 3 12 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ही को 12 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका एक ही सेल बनेगा। ठीक है, कुछ क्लियर हुई बात। अब हम आते हैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर। ठीक है, रोज का हमें पता चल गया कि मैंने अगर नया जब भी एक जगह से दूसरी जगह कंटेंट डालना होगा तो मैं रोज के थ्रू डालूंगा। In a grid layout, content must be placed within the columns and only columns may be immediate children of rows. ठीक है, अब यहाँ पे देखें ग्रिड लेआउट का एक रूल ये है कि जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गई, साउंड हो गया, जो भी आपने लिस्ट हो गया, जो भी आपने रखना है उसको आपने कहाँ पे रखना है, उसको रखना है कॉलम के अंदर। और कॉलम किसके अंदर होना चाहिए, कॉलम कॉलम से ऊपर सिर्फ रो होनी चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, आपने पहले रो बनानी है, रो के अंदर कॉलम रखने हैं और कॉलम के अंदर कंटेंट रखना है। ठीक है, ये रूल है आपका ग्रिड ग्रिड का, बूटस्ट्रैप के ग्रिड का। इन ए ग्रिड लेआउट कंटेंट मस्ट बी प्लेस विद इन कॉलम्स। अच्छा, ये तो अभी हमने पढ़ा। थैंक्स टू फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड कॉलम्स विदाउट अ स्पेसिफाइड विड्थ विल ऑटोमेटिकली लेआउट एज इक्वल विड्थ कॉलम्स, फॉर एग्जांपल फॉर, अच्छा ये आपको मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा, बाकी सारी स्पेसिंग के ऊपर है, आप इसको अपने टाइम में पढ़ लीजिएगा, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ग्रिड के ऑप्शन में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्या करता है, हमने क्या लिखा है अभी, सिंपल कॉल लिखा था। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 12। ठीक है, और बाकी 15 पिक्सल ऑन ईच साइड गटर विड्थ है। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप बनाते हैं ना पेज, उसके 15 पिक्सल इधर, यहाँ पे ये 15 पिक्सल की स्पेस है, और कंटेंट के इधर भी 15 पिक्सल की स्पेस है। तो 12 कॉलम्स हैं और 12 कॉलम्स में 30-30 पिक्सल के अंदर स्पेस दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ, अब देखें ये हमने बनाने अगर कॉलम्स तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम किस तरह से हैं। अच्छा, ये इक्वल विड्थ है और ये डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स इसमें हमने दिए हैं, इसमें कोई कॉलम नहीं है, ये मल्टी लाइन कॉलम है। मैं आपको एक एग्जांपल ढूंढ के देता हूँ जिसमें सारा ही वेरिएबल विड्थ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो सिंपल कॉलम है ना, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कॉलम LG4। ठीक है, अगर मैं ये इसको LG हटा देता हूँ तब क्या होगा, इससे मैं एक ब्रेक पॉइंट हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने देखा था पहले, अगर ये वाले कॉलम थे, ये 3 कॉलम्स है ना, तो ये LG में क्या था, LG हमने देखा था, LG क्या विड्थ बन रही है 992, 1200 से कम और 992 के दरमियान। ठीक है, तो 1200 से कम जैसे ही इनकी विड्थ होगी ना, जैसे ही इस मेरी व्यू पोर्ट की विड्थ 1200 से कम होगी, तो ये जो 3 कॉलम्स थे ये एक एक कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पे देखें, मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ यहाँ पे 1200 से ये कम हो जाएगी अभी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 कॉलम, पहले ये
3 कॉलम्स में आ रहा था, 1 2 3, तो अब ये एक एक कॉलम में आ रहा है। ये किस वजह से हो रहा था? ये जो मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड किए हुए थे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैंने रिफ्रेश किया है तो ये ब्रेक पॉइंट्स हटा दिए हैं। अब मेरे पास खाली क्या है? अब मैंने खाली लिखा हुआ है कॉलम 4। तो ये खाली कॉलम 4 क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि कभी भी आपके ये एक रो से बाहर नहीं निकलेंगे, नई रो नहीं बनेगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हमेशा कोई भी ब्रेक पॉइंट हो इसमें एक ही तरह का बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो सिंपल 12 कॉलम्स वाला ग्रिड था उसमें मैं अगर खाली कॉलम देता हूँ तब क्या होता है? वो हमेशा से इसी पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, हमेशा से एक, अगर कॉलम 4 है, अगर कॉलम 4 के 3 कॉलम्स डाले हुए हैं मैंने, तो वो हमेशा से 4 + 4 + 4 12 हो गए। ठीक है, और वो फिर एक लाइन में रहेंगे। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं। अच्छा, डिव क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मैंने आपको बताया था डिव के अलावा क्या यूज़ करें। फिर हम डिव क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं कि डिव असल में इन इट सेल्फ एक कंटेनर ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम डिव क्लास यूज़ करते हैं कि उसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, वो मुझे नज़र नहीं आता, वो खाली क्लासेस अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जब हमने डिव क्लास पढ़ा था तब भी ये देखा था कि डिव क्लास को मैं अगर खाली यूज़ कर देता हूँ तो मुझे वो नज़र नहीं आता, और असल में वो किस लिए यूज़ होता है? वो खाली कंटेन करने के लिए यूज़ होता है, कोई भी जो भी उसके अंदर हम चीज़ दें। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ी सी एक दो और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे खाली 2 कॉलम रखने हैं, ठीक है, तो 2 कॉलम को मैंने क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल ये मैंने 2 कॉलम रखे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी विड्थ पे आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 12 का सम पूरा करना पड़ेगा। ये 4 का है, तो इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं 8 का कर दूंगा, तो ये मेरी पूरी विड्थ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको 6 का करता हूँ, और इसको भी 6 का करूँगा, तब टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी देखें, अभी भी ये रिस्पॉन्सिव उस तरह से बिहेव नहीं करेगा कि अलग लाइन में चला जाए। ठीक है, अलग लाइन में जाने के लिए मुझे ब्रेक पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डालता हूँ मीडियम डिवाइस का कॉल -md-6 और कॉल -md-6, अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसको मीडियम डिवाइस पे लेके आऊँगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मीडियम डिवाइस पे था ना, अगर मैंने इसको और कम साइज पे करना है, छोटा, तो मैं इसको SM करूँगा तो ये स्मॉल डिवाइस पे छोटा हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रीसाइज करता हूँ, तो अब देखें ये स्मॉल डिवाइस पे छोटा हो रहा है। बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक इमेज डाल देता हूँ, इधर से इमेज कॉपी करते हैं हम, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ img.jpg, और यहाँ पे मैं एक इमेज डाल देता हूँ। सोर्स होता है इमेज का img.jpg। ठीक है, अब आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर नज़र आएगी कि क्या हो रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा, इसको मैं विड्थ
अभी भी नहीं आए, इसको मैं 150 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। परसेंट कर दिया, px करना है। ठीक है, अब मैं इसको रिसर्च करूँगा तो आप देखें कि ये इमेज जो है, इमेज का ब्लॉक नीचे आ जाएगा और टेक्स्ट का ब्लॉक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये किस 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 साइज़ पे है, ये SM के साइज़ पे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लार्ज डिवाइस के लिए हो तो मैं LG के ऊपर कर दूंगा इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें ये स्विच कहाँ पे होगा, ये लार्ज डिवाइस के ऊपर से स्विच होगा। LG क्या था, LG था मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1200 पिक्सल। तो जैसे ही मैं इसको 1200 पिक्सल से बड़ा करूँगा तो वो, बल्कि यहाँ पे मैं अगर ये खोल देता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट तो ऊपर साइज़ भी आ रहा होता है। ये देखें 1200 पिक्सल, सॉरी 9 क्या था LG का, 992 पिक्सल था। इसको मैं 985 से ऊपर करता हूँ 992 पे, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर हम कॉल 4 क्यों यूज़ करते हैं, कॉलम्स तो 3 हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। सर वी डिड सेम वर्क इन HTML सो व्हाई वी यूज़ बूटस्ट्रैप। अच्छा, इसका जवाब ये HTML में हमने ये कैसे कर लिया था, HTML में हमें पहले पूरी CSS को डिफ़ाइन करना पड़ा था, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बूटस्ट्रैप में ये काम पहले से हुआ हुआ है। अच्छा, ये नुमान ने सही जवाब लिखा हुआ है कि कॉल फॉर इज़ लाइक कंटेंट स्पैनिंग अक्रॉस 4 कॉलम्स। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बूटस्ट्रैप मेक रिस्पॉन्सिव योर वेबसाइट, कॉल LG12। सर व्हेन यू एडिट इमेज द साइज ऑफ द कॉलम इज आल्सो एक्सटेंडेड, सो हाउ कैन वी कंट्रोल द साइज ऑफ अदर कॉलम दैट डू नॉट चेंज देयर साइज। अच्छा, इसमें ना अपने कंटेंट के आपको जो साइज़ है उसको देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे सवाल आया था किसी का कि हम 3 कॉलम्स है हमारे पास तो हम 4 क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि ये जो 3 कॉलम्स मैंने यूज़ किए हैं ना, यहाँ पे मैंने अब 2 कॉलम्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इनका सम जो होना चाहिए ना, ये 6 है, ये 6 है, इनका सम जो होना चाहिए ना वो 12 के इक्वल होना चाहिए। एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा मैंने कंटेंट डालना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इमेज वाले कॉलम को मैंने खाली 2 की जगह देनी है और मैंने इसको देनी है 8 की जगह, मैं चाहता हूँ कि ये 8 पे स्पैन हो, तो ये 8 पे स्पैन हो जाएगा। और 2 नहीं होंगे ये, फिर 8 नहीं 10 होगा, सॉरी 10 और 2 12 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 8 कॉलम पे आ गया और ये 2 कॉलम पे आ गया, ठीक है। इस 2 का मतलब ये होता है कि 2 कॉलम को की जगह ले रही है, इस 10 का मतलब ये है कि 10 कॉलम की जगह ले रही है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये 10 कॉलम की जगह ले रहा है और ये बाकी 2 कॉलम की जगह ले रहा है इमेज जो है, ठीक है। सर ये तीनों जब साथ लिखते हैं तो क्या मतलब है? अच्छा, ये तीनों आप साथ नहीं लिख सकते। अच्छा, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है आपने, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये नीचे वाले में लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये मल्टीपल क्लासेस लग रही हैं, ठीक है। एक क्लास लग रही है इसमें कॉल LG12, ठीक है। फिर एक क्लास लग रही है कॉल MD6 और फिर एक क्लास लग रही है कॉल SM6, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब LG का साइज़ हो लार्ज डिवाइस, इसका मतलब 1200 से बड़ा हो, तब ये एक कॉलम ले,
ठीक है। पूरा सॉरी पूरी रो पे जो 12 के 12 कॉलम्स हैं वो इसके ऊपर जाएं, ठीक है। फिर लेकिन जब ये मीडियम डिवाइस पे आए तो इसका साइज़ क्या हो जाए, आधा हो जाए, 6 कॉलम्स ले, ठीक है। और इसी तरह जब स्मॉल डिवाइस पे आए तब भी इसका साइज़ 6 हो जाए, ठीक है। इसको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला जो सेल है ना, मैं अभी रिफ्रेश नहीं करता, ये सेल कभी भी छोटा नहीं हो रहा अभी किसी जगह पे भी, ठीक है। वो पूरी की पूरी विड्थ ही ले रहा है। लेकिन अभी आपने जो मुझे क्लासेस बताई थी वो मैंने पेस्ट की हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसको, अब मैं इसको रीसाइज करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे देखें, ये LG पे आके ये इसका साइज़ क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको और मैं कम करूँगा तो ये MD के बाद, SM के बाद इसका साइज़ दोबारा से 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाली MD पे और SM पे 6 रहेगा, उसके अलावा ये LG पे ये 12 रहेगा, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। तो ये आप इस तरह मल्टीपल क्लासेस लगा के उसको अपने ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से साइज दे सकते हैं। समझ आइए इस वाली बात की। अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। अच्छा, यहाँ पे देख लें, अब जिस तरह से ये हुआ है .call6.md4, .call6.md4 और .call6.md4, इसका क्या मतलब है कि वैसे ये कॉलम 6 लेगा लेकिन मीडियम डिवाइस पे ये तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ ये रो को, और इसको मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। ये पूरी रो मैंने कॉपी कर ली, ये उससे अगली रो में आ जाएगी। अच्छा, अभी क्या है, ये कॉल 6 ये तो कितने बन गए, ये आप कह लें ये 12 और 6 18 बन गए, ठीक है। लेकिन ये तो फिजिबल नहीं है, असल में तो ये वाला साइज़ पूरा हो रहा है 444, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है कि मीडियम डिवाइस पे ये 12 एक कॉलम के अंदर आएंगे, और मीडियम से जब बड़े होंगे तो ये जो आखिरी वाला कॉलम है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, आए नहीं, अभी सेव नहीं किया मैंने, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखें .call6.call.md, ठीक है। ये मीडियम डिवाइस पे इस तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ साइज़, तो ये देखें .call6 इससे इन्होंने क्या ले लिया, आधी आधी जगह इन्होंने ले ली। टोटल मैंने कहा टोटल हमेशा भी डिवाइस का साइज़ जो मर्जी हो 12 रहते हैं, तो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। अच्छा, अब मीडियम डिवाइस को मैं करता हूँ, इसको मीडियम डिवाइस के बराबर लेके आता हूँ, तो ये यहाँ पे तीनों कॉलम्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। मीडियम डिवाइस से मैं बड़ा रखूँगा तो वो उससे अच्छा, ये क्लियर हुआ। ये पिछले वाले पॉइंट क्वेश्चन भी था, वो भी से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको ग्रिड सिस्टम के बारे में ही बता दूं। रो कॉलम्स इसमें, अच्छा ये वाले ना, ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इसकी, रोज़ और कॉलम्स की, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं, ठीक है। आगे तो कुछ भी नहीं, आगे तो आपने बस कोड कॉपी पेस्ट ही करना है। ये लेआउट बनाने के लिए जो आप कह लें बूटस्ट्रैप का मेन काम है वो यही है कि लेआउट आपने किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपने क्लासेस कौन कौन सी देखनी है वो आप देख लें, फिर उसके ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कोई मुझे अनोखा केस नज़र आ जाए तो मैं अभी वो भी करा दूँ आपको। हाँ, ये नेस्टिंग आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेस्टिंग में क्या होता है, नेस्टिंग में ये होगा कि एक रो के अंदर एक और रो होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक रो, उसके अंदर एक और रो, ठीक है।
अब ये क्या करता है, ये फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे आपने टेबल बनाने हैं, ठीक है, तो आप एक रो रख सकते हैं और उसके अंदर एक और रो रख सकते हैं। जिस तरह आपने कई सीवी में देखा होगा कि सीवी के अंदर कई लोगों ने टेबल बनाए हुए थे, ठीक है, तो वो वाला काम करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। इसको हम बिल्कुल अलग ही रखते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये रो वाले गटर्स आ गए, ठीक है, 12-15 पिक्सल के, और यहाँ पे ये ऊपर वाली रो आ गई और यहाँ पे ये नीचे वाली रो आ गई, ठीक है। ये रो के अंदर रो, इसका रिजल्ट इस तरह का है, ठीक है। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जिसको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो स्लैक पे पूछ सकता है। और अपनी असाइनमेंट्स, कुछ असाइनमेंट्स अच्छा, कुछ किसी को फाइबर की प्रोफाइल पे मसला आ रहा था, वो मैं देख लेता हूँ। स्लैक के मैंने 2-3 कमेंट्स पढ़े थे। बाकी हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जो क्वेश्चन हैं वो आप लिख लें, स्लैक पे पूछ लें या कल पूछ लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।